Namaste everyone and welcome to yet another day, yet another set in this fantastic series where we are covering all the 114 sets that have ever appeared since CAT 2017. Let's look at the set from CAT 23 slot 1 and quickly decide with our fate framework कि क्या ये करने लायक है या नहीं. The schematic diagram shows 12 rectangular houses in a housing complex. तो आपको 12 houses rectangular boxes में जो दिख रहे हैं वो available है. House numbers are mentioned in the rectangles representing the houses. The houses are located in 6 columns. Just by looking at this, have you solved such a puzzle? Is the first question that you should ask. ऐसा कुछ कि allocation करना है house numbers का. You can categorize this as distribution. कि distribution करना है 12 houses कौन से कहाँ आएंगे. But there is also an interesting part which is with regards to the price of a vacant house. कुछ हाउसेज ऑक्यूपाइड है, कुछ वेकेंट है. तो इन टर्म्स ऑफ फेमिलियरिटी इट विल डिपेंड ऑन वेदर यू हैव सीन सच अ सेट. आई विल कैटेगराइज दिस एज नॉट फेमिलियर फॉर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स. मैं इसे इन जनरल लेवल पे बोलूंगा दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड सेट. इस देखते से हम बता पाएंगे कि यार ऐसे ही अप्रोच करना है. देन लेट्स लुक एट एम्बिग्विटी ऑफ क्लूज. इज इट पॉसिबल कि मुझे ये डायग्राम अपनी रफ शीट में बनाना पड़ेगा? बिकॉज यू नो व्हेन यू सी ऑन स्क्रीन इट्स वेरी इजी, बट A5 वाले नोटपैड में और कैट 23 तक तो A5 वाले ही मिलते थे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स. बट वो छोटे से नोटपैड में एक एक ग्रेड बनाना 12 हाउसेस की, और अगर मल्टीपल केस बने तो कई बार वो 2 ग्रेड बन जाएंगी. तो उस सिनेरियो में एम्बिग्विटी आई विल से कि एटलीस्ट डायग्राम के कारण अपने आप में देयर इज वन लेवल ऑफ एम्बिग्विटी. ऑल्दो क्लूज के हिसाब से सोचे तो रो 1 हैज 2 ऑक्यूपाइड हाउसेस. रो 1 में 2 ऑक्यूपाइड 6 है, इनमें से 2 ऑक्यूपाइड है, मतलब 4 वेकेंट है. तो यू कुड से दैट दिस इज मैनेजेबल. टाइम कंजम्पशन आई हैव नो आइडिया. हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए, सकता है ना हो. विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज आर डेफिनेटली ऑक्यूपाइड? कौन से डेफिनेटली ऑक्यूपाइड है? मतलब पॉसिबिलिटी बन रही है डेफिनेटली. मैक्सिमम पॉसिबल कोटेड प्राइस फॉर अ वेकेंट हाउस, मतलब अगेन पॉसिबिलिटी का सिनेरियो बन रहा होगा. तो ऐसे एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस मैं इस सेट को पिक नहीं करूंगा. अगेन इन हाइंडसाइट यू माइट से नहीं सर मुझसे तो 7 मिनट में बन गया, 11 मिनट में बन गया, 8 मिनट में बन गया. डेफिनेटली डूएबल था. आई एम नॉट सेइंग कि ये हर किसी के लिए इसी तरह का सेट बनेगा. मैं अगर एग्जाम में होता तो मैं अपने पैरामीटर्स के बेसिस पे इसको फर्स्ट 2 सेट्स में डेफिनेटली नहीं रखता. हाँ, मे बी अ थर्ड सेट, मे बी अ फोर्थ सेट, बट नॉट आई एम श्योर कि मैं पहले 2 सेट्स में तो इसे पिक नहीं करता. आई वुड हैव बीन कॉन्फिडेंट कि गिवन द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, द PYQs, यू नो टेस्ट दैट आई हैव अपीयर्ड इन, आई कैन डेफिनेटली फाइंड फ्यू सेट्स जो मैनेजेबल है. बट प्लीज डू शेयर योर फीलिंग्स इन द comments to help me understand how do you think and perceive कि ये सेट को करना चाहिए था या नहीं चाहिए था. अब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. आप अपनी रफ शीट में यही गए डायग्राम बना लोगे. जो पार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से है, वो ये है कि आप अपनी रफ शीट में, बिकॉज यू जस्ट गेट वन पेन, यू डोंट गेट कलर्ड पेन. सो समझाने के लिए शायद मैं मल्टीपल कलर्स यूज कर लूं, बेटर विजिबिलिटी के लिए डायग्राम यूज कर लूं, बट एग्जाम में ये सब तो मिलेगा नहीं. तो एग्जाम के लिए व्हाट कुड बी अ गुड वे, अल्टीमेटली व्हेन यू रीड इट, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि क्या स्ट्रक्चर हम फॉलो कर सकते हैं. डायग्राम तो बनाएंगे. सम ऑफ द हाउसेज आर ऑक्यूपाइड एंड सम ऑफ द हाउसेज आर वेकेंट. सो एक जनरल तरीका मैं जो रेकमेंड कर रहा हूं ये कि जो भी हाउस वेकेंट है, फॉर एग्जांपल सपोज ये पर्टिकुलर हाउस आपका वेकेंट आता है, तो मैं वेकेंट के लिए वी लगा दूंगा. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज मुझे A1 B1 C1 की नंबरिंग तो चाहिए. द हाउसेज आर नंबर्ड एज मेंशन्ड इन द रेक्टेंगल्स A1 B1 C1, और जो क्लूज है वो कॉलम D, कॉलम F इसके बेसिस पे है. तो आई वांट दो स्पेसेस टू बी नोन. ऑप्शंस भी A1 B1 C1 D1 के हिसाब से आएंगे कि कौन सा हाउस. तो मुझे A1 B1 D1 रखना है और मुझे वेकेंट बताना है. ऑक्यूपाइड को मैं सर्कल कर दूंगा. सपोज ये ऑक्यूपाइड है तो ये O हो गया. तो V और O, V का साइन, O का साइन, बिकॉज आपके पास एक ही ब्लू कलर का पेन रहेगा. यू डोंट गेट मल्टी कलर्ड पेन्स. तो अलग अलग कलर से डायग्राम्स को हाईलाइट करना इज गुड ऑन अ स्मार्ट बोर्ड बट नॉट वर्थ इट इन द एग्जाम. तो ये जनरल स्ट्रक्चर इज व्हाट आई एम रिकमेंडिंग कि जब भी आपको अपने लेवल पे मार्किंग करनी हो तो अपने कुछ कन्वेंशन, यू कैन क्रिएट योर ओन कन्वेंशन. आपका कुछ और कन्वेंशन है वो बना सकते हो. इट्स योर कॉल. तो ये एक पार्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ वेकेंट और ऑक्यूपाइड वाले हाउसेस का. अब समझते हैं कि क्लूज में क्या क्या और दिया है. इट रिप्रेजेंट्स हाउसेस लोकेटेड इन 6 कॉलम्स A through F and 2 rows, row 1 and row 2. Houses are divided into 2 blocks X and Y. Again एग्जाम में X X Y Y पढ़ने की जरूरत नहीं है, और लिखते टाइम भी X और Y लिख सकते हो. The diagram shows 2 roads, one passing in front of the houses. एक रोड तो ये है, ठीक है, और दूसरी रोड ये है. Another between the 2 blocks, तो एक रोड फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 रोड्स हो गई आपकी. आगे क्या बोला है?
Some of the houses are occupied. कुछ घर occupied है. The remaining ones are vacant and the only ones available for sale. तो जो vacant houses है वही घर हैं जो available हैं sale के लिए. The road adjacency value. अब एक कुछ नया concept लेके आ रहे हैं. Road adjacency value. Let's call it RAV. तो real estate पे you might find garden facing, फलाना facing, डिमका facing. इस तरह से प्राइजेस को जैकअप कर दिया जाता है कि ये ज्यादा प्रीमियम है भाई, इसमें पास में आपको क्लब हाउस मिल रहा है वगैरह वगैरह. So RAV is the road adjacency value of a house, and what does it indicate? It is the number of its sites adjacent to a road. कितनी साइड रोड के adjacent है. For example, the road adjacency values of C2, F2 and B1. C2 के लिए 2 है, तो देख लेते हैं एक बार C2 को. C2 के पास ये वाली रोड भी है, C2 के पास ये वाली रोड भी है, तो C2 की रोड एडजेसेंसी वैल्यू 2 हो जाएगी भाई, दोनों रोड तुम्हारे पास में है. F2 के लिए इट इज 1. F2 में सिर्फ नीचे वाली रोड है. और B1 के लिए इट इज 0. B1 के लिए इट इज 0. करेक्ट. B1 सब तरफ से बचे हुए घरों से ऑक्यूपाइड है. कैन आई से सिमिलरली E1 के लिए भी 0 होगी. परफेक्ट. द नेबर काउंट ऑफ अ हाउस इज द नंबर ऑफ साइट्स ऑफ दैट हाउस adjacent to occupied houses in the same block. नेबर काउंट किसे बोलेंगे कि कितने हाउसेस ऑक्यूपाइड हैं साइट्स के एडजेसेंट. अब पर ऑक्यूपाइड कितने हैं वो तो पता ही नहीं है. कुछ ऑक्यूपाइड है, कुछ वेकेंट है, तो पहले ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑक्यूपाइड है. तो इसलिए एग्जांपल में उन्होंने क्या बोला, E1 एंड C1 कैन हैव द मैक्सिमम पॉसिबल. भाई सारे ही ऑक्यूपाइड हो गए अगर घर, फॉर एग्जांपल E1 के पास वाले, तो E1 हमारा ये है. लेट्स अज्यूम कि इसके पास के सारे घर ऑक्यूपाइड है, इसके पास का ये भी घर ऑक्यूपाइड, ये भी ऑक्यूपाइड, ये भी ऑक्यूपाइड, तो यू विल हैव 3 ऑफ द साइट्स ज्यादा से ज्यादा, तो मैक्सिमम पॉसिबल नेबर काउंट 3 हो जाएगा. और C1 के लिए अगर सेम चीज विजुअलाइज करोगे तो C1 में यू विल हैव दिस ऑक्यूपाइड, तो ज्यादा से ज्यादा 2 घर मिल रहे हैं, तो नेबर काउंट का मैक्सिमम नंबर 2 आ जाएगा. रिमेंबर, नेबर काउंट इज फॉर ऑक्यूपाइड हाउसेज. अगर वो वेकेंट हो गया, फॉर एग्जांपल अगर C2 को हम बोल दे कि ये वेकेंट था, तो C1 के एडजेसेंट में जो ऑक्यूपाइड हाउस है वो 1 ही है, तो उसका नेबर काउंट 1 माना जाएगा, पोटेंशियल 2 का था. आई होप ये क्लियर है. देन दे आर सेइंग द बेस प्राइस ऑफ अ वेकेंट हाउस is 10 lakhs if the house does not have a parking space and 12 lakhs if it does. पार्किंग स्पेस को ऐसा मत लेके चलना कि D2 के पास रोड खाली है तो यहां खड़ी कर देंगे, बिकॉज यू नो वेरी ऑनेस्टली I felt that this is a possibility that could have been assumed by students, and this was something that happened in an actual live discussion that I was having in an offline class. कि सर हम तो घर के सामने पार्क कर देते हैं, तो अगर घर के सामने रोड है तो पार्किंग स्पेस तो हमारी हुई ना. ये वाला assumption एग्जाम में नहीं लेना है बॉस. तो अंडरस्टैंड कि पार्किंग स्पेस के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसके पास है किसके पास नहीं है. दिस कुड हैव बीन अ स्पॉइलर फॉर यू इन द एग्जाम. Even while you're trying right now, there is a good chance that you might have been worried or bugged by this thought that I am not able to figure out parking किसके पास है नहीं है. जिसके पास भी होगी उसके बेस प्राइस को 12 लाख लेके चलेंगे, जिसके पास नहीं होगी तो इन्हीं घरों के अंदर पार्किंग स्पेस का शायद सिनेरियो बनेगा. वी डोंट नो कि पार्किंग स्पेस अभी किसके पास है किसके पास नहीं. बट इन जनरल कैन आई से बेस प्राइस के लिए मैं समरी ऐसी कर सकता हूं कि या तो 10 लाख से चालू होगा घर या 12 लाख से, 2 ही सिनेरियो है. देन दे आर सेइंग द कोटेड प्राइस ऑफ अ वेकेंट हाउस. सिर्फ वेकेंट हाउस ही सेल के लिए, बाकी ऑक्यूपाइड तो बिक चुके हैं. वेकेंट हाउस के लिए बेस प्राइस तो आप यहां से ले लोगे 5 टाइम्स ऑफ रोड एडजेसेंसी वैल्यू. भाई आपके एडजेसेंट कितनी रोड है, तो 2 ही रोड है पूरे टाउनशिप में या सोसाइटी में या जो भी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें, तो 2 रोड है, 5 का मल्टीपल. तो कैन आई से रोड एडजेसेंसी वैल्यू के लिए ईदर यू कैन हैव अ नंबर 0, भाई रोड ही नहीं है, B1 और E1 के लिए रोड ही नहीं है तो 0 रुपीज. अगर एक रोड है एडजेसेंट तो 5 लाख रुपए, 2 रोड से एडजेसेंट तो 10 लाख रुपए, तो 0, 5, 10 दिस इज द मैक्सिमम नंबर. ज्यादा से ज्यादा 2 एडजेसेंट रोड हो सकती है. तो मतलब मैं थिंक ऑफ इट दिस वे दैट यू आर अ कस्टमर, यू आर अ बायर. आप ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो तो आप बोलते हैं यार पार्किंग वाला लिया तो 12 और रोड 2 एडजेसेंट ले ली तो 12 और 10 22 का घर पड़ जाएगा. और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो मल्टीप्लाई होना है वो है 3 टाइम्स, मतलब ऐड होना है इस 3 टाइम्स द नेबरिंग काउंट. तो नेबरिंग काउंट ऑक्यूपाइड होगा तो काउंट कर रहे हैं, और मैक्सिमम नेबरिंग काउंट कितना हो सकता है 3, और 3 से मल्टीप्लाई करना है. अगर एक नेबर काउंट है तो 3 1 3, 3 2 6, कैन ऐसे 3 के मल्टीपल में प्राइस बढ़ती जाएगी. सो 3, 6, 9 और 0 ये पॉसिबल सिनेरियोज है. दिस इज हाउ आई विल एस्टिमेट. सो इफ आई गो एंड विजिट अ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, आई से भाई सबसे महंगा घर कितने का है,
तो 12 और 10 22 और 9 31 लाख का सबसे महंगा घर है, जिसमें 2 रोड एडजेसेंट मिल जाएंगी और 3 नेबर्स मिल जाएंगे, 3 नेबर्स मिल जाएंगे। अगर बन पाया, वी डोंट नो ऐसा बन भी पाएगा कि नहीं, और सबसे सस्ता घर लिया तो भाई बेस प्राइस 10 लाख का दे दो, कोई पार्किंग स्पेस नहीं चाहिए हमें, आरएवी विच इज कोई भी रोड पास में ना हो, तो मतलब B1 या E1 में से आएगा, और नेबर काउंट कोई भी ना हो, मतलब पास के दोनों घर भी खाली हो, पास के दोनों घर भी खाली है, 10 लाख पे हमने घर खरीद लिया। समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन। और अब जो क्लूज दिए आगे, द मैक्सिमम कोटेड प्राइस इज 24 लाख, तो इन नंबर्स के यूज से हमें 24 बनाना है या 15 लाख बनाना है, किस रो में कितने हाउसेस पॉसिबल ऑक्यूपेंसी हो सकती है। सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, नाउ इट्स टाइम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने ये डायग्राम्स 2 बना लिए, जिससे कि अगर और पॉसिबिलिटी बनने वाली हो तो आई डोंट नीड टू मूव टू अनदर स्लाइड एंड एक्सप्लेन इट। देयर इज अ चांस कि एक स्लाइड में भी काम, एक डायग्राम में भी काम हो जाए, अगर नीड लगी तो दूसरे डायग्राम को यूज कर लेंगे। एंड देन देयर आर क्वेश्चंस, तो लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो आई हैव क्रिएटेड 2 पॉसिबल डायग्राम्स की कभी 2 सिनेरियोस की जरूरत पड़ गई तो यूज कर लेंगे। स्टार्ट आप एग्जाम में अपनी A5 शीट में 2 डायग्राम से नहीं करोगे, आप एक ही डायग्राम बनाओगे। स्टार्ट फिलिंग इन द वैल्यूज। इफ यू फील 2 सिनेरियोस बन रहे हैं कि C2 और C1 की वैल्यू 10 और 12 ऐसी कुछ आ सकती है, नीचे 12 10 आ सकती है और उससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, तो क्रिएट अनदर डायग्राम, अदरवाइज स्टार्ट विथ 1। द बेस प्राइस ऑफ अ वेकेंट हाउस, अब जो क्लूज है उनके हिसाब से लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लू विच इज मैक्सिमम कोटेड प्राइस इज 24। मैं फटाफट समरी लिख दूं, बेस प्राइस 10 या 12 की हो सकती है। हमें रोड एडजेसेंसी वैल्यू के लिए 5 का फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 के मल्टीपल में ज्यादा से ज्यादा 2 रोड, तो 10 का नंबर निकाला था। और नेबर काउंट 3 हो सकता है, 3 के मल्टीपल में 0 3 6 3 3 9। तो अब मुझे 24 का टोटल करना है, और ये 24 का टोटल बोल रहे हैं ब्लॉक एक्स के लिए। ब्लॉक एक्स के लिए मैक्सिमम 24 लाख किसी भी घर की प्राइस है, तो 24 कैसे आ सकता है। मैं 10 से स्टार्ट करता हूं, मैं 10 कॉमा करके लिख दूं, बाकी सारे कॉमा में लिखे। सो 10 से अगर स्टार्ट करूं तो 10 और 0, तो उसके बाद मुझे 24 करने के लिए 14 लेना पड़ेगा। एनसी में कोई 14 की वैल्यू नहीं है, तो 10 0 के साथ नहीं बना। 10 और 5 15, 15 और 9 24 होता है, तो बहुत बढ़िया, एक वैल्यू तो मिली गई। 10 5 9 का कॉम्बो, 10 10 के साथ 24 हो गया, 24 में 4 एनसी में नहीं है, तो 10 के साथ एक ही केस बन रहा है। लेट्स ट्राई विद 12, 12 0, तो 12 लाना पड़ता है, 12 यहां कहीं नहीं है, तो 12 12 24 होता। 12 के साथ 5 17, 17 में 7 ऐड करना पड़ेगा, 7 नहीं है, तो 12 5 के साथ कोई केस नहीं बन रहा। 12 और 10 22 और 2 चाहिए रहता, वो भी नहीं बन रहा। मतलब आई कैन बी 100% श्योर कि 12 के साथ कोई केस नहीं बन रहा है। मतलब ये पक्का है कि एक्स ब्लॉक में जिसकी प्राइस 24 लाख रुपए, उसका एक ही केस है कि उसमें पार्किंग नहीं है, वो घर में पार्किंग नहीं है। अब अंडरस्टैंड कि प्राइस के बेसिस पे हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं पार्किंग नहीं है, क्योंकि बेस प्राइस 12 अगर होती तो दिस इज विद पार्किंग एंड दिस इज विदाउट पार्किंग। तो 10 लाख की बेस प्राइस ली, मतलब इस घर में पार्किंग नहीं है। अब पार्किंग से कुछ डिटर्मिनेशन तो होगा नहीं कॉन्फ़िगरेशन का, बट ये पक्का है कि ये नंबर एक्सट्रीम है 9। व्हाट डू यू मीन बाय दिस 9? 9 इज द नेबरिंग काउंट विथ ऑक्यूपाइड हाउसेस। ये सबसे बड़ा नंबर 9, मतलब 3 नेबर्स हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में। आप देख लो 3 नेबर कब मिल रहे हैं, इसके 1 और 2 नेबर A1 के। B1 के चेक करें तो 1 2 3 B1 के मिल गए, B1 हो सकता है। C1 के 2 नेबर, C2 के 2 नेबर, B2 के 3 नेबर। तो कहना है मिडिल जो कॉलम है उसमें ही 2 पॉसिबिलिटीज हैं, B1 B2 की। और ब्लॉक एक्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज अभी जो क्लू है 24 लाख का, दैट इज फॉर ब्लॉक एक्स। मतलब ये जो 24 लाख है, दिस हैज टू बी फॉर B1 और B2 9 के कारण। अब 5 का मतलब क्या है, रोड एडजेसेंसी वैल्यू, मतलब 5 1 जा 5 इसके कारण आया है। सो वी हैव यूज्ड अप दिस 5, दिस 10 एंड दिस 9, 10 5 9। तो रोड एडजेसेंसी वैल्यू 1 का फैक्टर देगी, तभी 5 1 जा 5 आया होगा। मतलब रोड एक तो एडजेसेंट है, B1 B2 में रोड एक एडजेसेंट किसके, B1 में तो कोई भी रोड एडजेसेंट नहीं है, तो इट हैज टू बी B2। तो B1 नहीं है, गारंटी है कि B2 है, और B2 इज दैट वेकेंट हाउस। तो मैं B2 को वेकेंट कर दूं और इसके नीचे लिख दूं कि ये 24 लाख की प्राइस का हाउस है। अब आगे क्या बोला है, इसी क्लू से हमें पता है कि इसके जो नेबर्स होंगे, एडजेसेंट वैल्यूज होंगी हाउसेस की, वो ऑक्यूपाइड है। तो ऑक्यूपाइड के लिए मैं क्या करने वाला हूं, सर्कल। तो मैंने ऑक्यूपाइड के लिए सर्कल एलोकेट कर दिया। सो दिस इज श्योर कि ये हमारा सिनेरियो बिल्ड हो गया अभी तक का। A1 C1 के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है। अच्छा, मिनिमम कोटेड प्राइस फॉर हाउस Y इज 15 लाख, तो 15 लाख के लिए भी सिनेरियो बिल्ड कर लेते हैं। तो X के लिए हमने कर लिया, Y का कोई घर है
एंड वन सच हाउस इज इन कॉलम ई, तो ये भी लिख लेते हैं कि कॉलम ई में कोई 15 लाख का घर मिल रहा है मिनिमम प्राइस वाला। 15 कैसे आ सकता है? 10 के साथ पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखें, 10 और 0, तो 10 और 0, 10 और यहां से 5 लेना पड़ता है, वो पॉसिबल नहीं है। 10 और 5, 15 और 0, ये पॉसिबल है बॉस। तो 10 प्लस 5 प्लस 0 एक सिनारियो है। 10 प्लस 10 तो 20 हो जाएगा, 15 एक्सीड कर जाएगा। 12 एंड 0, तो फिर 12, 0 एंड 3 एक सिनारियो ये मिल गया। 12 प्लस 0 प्लस 3, इससे 15 टोटल बन जाएगा। 12 और 15, 17 यही एक्सीड कर गया, तो बचे हुए केसेस बनाओ ही मत, बिकॉज पता है कि नंबर 15 चाहिए, वो बन ही नहीं पाएगा। तो वाई में जो लोएस्ट प्राइस वाला हाउस है जो कॉलम ई में है, कॉलम ई में मतलब इन दोनों में से कहीं वेकेंट, उसके डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दो पॉसिबल सिनेरियोज बनेंगे। तो विल सी हाउ टू मेक यूज ऑफ दैट, बट इतना पता पड़ गया कि अभी इवन E2 में से है। फर्दर दे आर सेइंग रो 1 हैज 2 ऑक्यूपाइड हाउसेज, 1 इन ईच ब्लॉक। रो 1 में 2 ऑक्यूपाइड हाउसेज है, एक इस ब्लॉक में एक इस ब्लॉक में। इस ब्लॉक का तो ऑक्यूपाइड मिल गया, मतलब पक्का है कि इस ब्लॉक में एक और ऑक्यूपाइड ढूंढना है। ऑलराइट, विल कम बैक टू दिस, अभी मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। बोथ हाउसेज इन कॉलम ई आर वेकेंट, बहुत अच्छा क्लू, स्ट्रेट अवे कर देते हैं। बोथ हाउसेज इन कॉलम ई आर वेकेंट, तो ये भी वेकेंट है, ये भी वेकेंट है। Each of column D and F has at least one occupied house. कॉलम D और F में कम से कम एक ऑक्यूपाइड हाउस तो है ही है। अब सोच के देखो, इस पूरे रो में हमें दो ही दो ही ऑक्यूपाइड हाउसेस चाहिए। एक तो B1 मिल गया, तो गारंटी है कि अगर E1 वेकेंट था तो D1 और F1 में एग्जैक्टली एक ही हाउस ऐसा होगा जो कि ऑक्यूपाइड है। तो या तो D1 ऑक्यूपाइड है या F1 ऑक्यूपाइड है। बिकॉज मेरे पास दो सिनेरियोज अब बन चुके हैं, पहले मैं इस सेट को एज इट इज सेकंड डायग्राम में कॉपी कर रहा हूं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस बीइंग वेकेंट, दिस 24, A2 C2 आर ऑक्यूपाइड हाउसेस, B1 इज अ ऑक्यूपाइड हाउस, E1 E2 आर वेकेंट, एंड नाउ आई नो कि D1 F1 में से कोई एक ही ऑक्यूपाइड है, बिकॉज रो 1 में दो ही चाहिए थे। तो मैंने एक सिनेरियो बना लिया कि F1 ऑक्यूपाइड है, और यहां पर सिनेरियो बना लिया कि D1 ऑक्यूपाइड है। अगर F1 ऑक्यूपाइड है तो आई नो फॉर श्योर दैट D1 इज एम्प्टी या वेकेंट, D1 इज ऑक्यूपाइड तो आई नो F1 इज वेकेंट। तो ये दो सिनेरियोस बिल्ड करना बड़ा कन्वीनियंट सा हो गया है कि हमने कहां वेकेंट कहां ऑक्यूपाइड ये चीज बिल्ड कर ली है। अच्छा, ये भी क्लियर है कि अगर इन रो 1 के दो ऑक्यूपाइड हाउसेस मिल गए तो बचे हुए A1 C1, तो पहले भी कर सकते थे हम कि इफ दिस इज ऑक्यूपाइड देन द रिमेनिंग A1 C1 विल डेफिनेटली बी वेकेंट। तो A1 C1 दोनों को वेकेंट कर दो। तो कहना है इससे दोनों ही डायग्राम में ब्लॉक X तो कंप्लीटली सॉल्व्ड है इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी, वेकेंट या ऑक्यूपाइड, और मैक्सिमम कोटेड प्राइस वाला घर भी मिल चुका है हमें। इससे पार्शियली कुछ क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। सो इफ यू गो बैक एंड ट्राई एंड सी द क्वेश्चंस, हाउ मेनी हाउसेज आर वेकेंट इन ब्लॉक X, ब्लॉक X में कितने वेकेंट है हाउसेस, तो वी कैन से वेकेंट का नंबर है 3, ये क्वेश्चन बन जाएगा। और दूसरा एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनेटली ऑक्यूपाइड, उसमें जो हाउस X वाला डेफिनेटली ऑक्यूपाइड है वो बन जाएगा। अच्छा, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 डेफिनेटली ऑक्यूपाइड में दो ऑप्शंस मैच कर गए एक्चुअल कैट में, तो कैट ऑथोरिटीज हैड टू गिव अवे और रिजेक्ट दिस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस। उस क्वेश्चन को हटा दिया गया था इवैल्यूएशन में से, एंड टिपिकली प्रो रेटा बेसिस पे जो आपके बचे हुए पेपर में आपके मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल बचे हुए पेपर में आपके मार्क्स कुछ 50% आए हैं ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स के, तो 50% ऑफ द मार्क्स ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी अलॉटेड टू यू एक्स्ट्रा। तो प्रो रेटा बेसिस पे आपने जो करंट स्कोर करा उसके बेसिस पे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। पर इसमें प्रॉब्लम उसकी होती है जिसने टाइम वेस्ट करा कि यार उसका आंसर मैच नहीं करा, 2 बार और सिनेरियो बना लेते हैं। तो एग्जाम के लिए प्लीज याद रखना, अगर आपके ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे, कुछ गड़बड़ लग रही है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक आध बार चेक कर लिया क्विकली, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, लीव इट। तो बढ़ते हैं आगे, लेट्स कम बैक टू आवर डिस्कशन सो फार। अब आगे क्या बचा है, अभी हमें ये ढूंढना बाकी है कि 15 लाख वाला जो मिनिमम कोटेड प्राइस वाला घर है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन से बनेगा, बिकॉज आगे उन्होंने क्लू और दिया है, देयर इज ओनली वन हाउस विद पार्किंग स्पेस इन ब्लॉक वाई। ब्लॉक वाई में एक ही घर है जिसमें पार्किंग स्पेस है, मतलब बेस प्राइस जिसकी 12 हो, ऐसा एक घर है, ओनली वन हाउस। तो 12 वाला एक सिनेरियो तो कहीं ना कहीं बिल्ड करना पड़ेगा। अब वो देखते हैं कि वो 12 वाला कहां बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, एंड सो ऑन। पहले ट्राई करते हैं 10 5 0 वाला सेट।
1050 के लिए अंडरस्टैंड दैट दिस थर्ड कंपोनेंट इज 0, थर्ड कंपोनेंट इज नेबरहुड का काउंट, कि आसपास ऑक्यूपाइड नेबर एक भी नहीं होना चाहिए। तो अब मैं ब्लॉक ई में 15 लाख का हाउस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। ब्लॉक ई में E1 या E2 हो सकते हैं। E1 का एक नेबरहुड काउंट तो यहां मिल ही गया है ना। E2 के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है पर E1 हट गया। सेम चीज यहां से E1 हट गया, इसका एक नेबर मिल गया, तो मतलब E1 तो नहीं हो सकता 1050 के लिए। अब E2 का ट्राई करते हैं 1050 के लिए। इसके लिए नेबर तो शायद 0 हो सकते हैं, नेबर तो वी कैन से कि शायद पॉसिबल है, बट सो सॉरी, इनफैक्ट नेबर के लिए भी वी नो कि कॉलम डी कॉलम एफ में कम से कम एक ऑक्यूपाइड हाउस तो है। तो अगर D1 वेकेंट है तो कैन आई से D2 विल डेफिनेटली बी ऑक्यूपाइड, बिकॉज इनमें कम से कम एक ऑक्यूपाइड होना है डी और एफ ब्लॉक में। ईच ऑफ कॉलम डी एंड एफ हैज एटलीस्ट वन ऑक्यूपाइड हाउस। सेम चीज यहां पे कि अगर F1 ऑक्यूपाइड है, सॉरी F1 वेकेंट है, तो F2 हैज टू बी ऑक्यूपाइड। तो अब अगेन मैं E2 के लिए सोच रहा हूं कि E2 में भी यहां कम से कम एक ऑक्यूपाइड तो नेबर में मिल गया, E2 के लिए भी कम से कम एक ऑक्यूपाइड नेबर में मिल गया। मतलब ये वाला नेबरहुड काउंट 0 तो कभी आ ही नहीं पाएगा ना E1 में ना E2 में, इन बोथ ऑफ द डायग्राम्स। मतलब दिस केस इज रिजेक्टेड। वंस यू हैव रिजेक्टेड दिस केस, अब 1203 वाला सिनेरियो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो E1 या E2 में से इस पार्ट को 0 करना है। व्हाट इज दिस पार्ट? रोड एडजेसेंसी। रोड एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो E2 में तो एक रोड है, E2 में एक रोड है, मतलब ये 15 वाला E2 तो नहीं हो सकता। तो पक्का है कि 15 1203 पार्किंग स्पेस वाला जो फ्लैट है वो E1 ही होना पड़ेगा। पार्किंग स्पेस है और इसका जो कोटेड प्राइस है वो 15 लाख है दोनों ही सिनेरियोज में। सो दिस इज फाइन। यहां तक की पॉसिबिलिटी हमने बिल्ड कर ली। अब एक और चेक लगाना बनता है, विच इज की जो 15 है ये एक तो अकेला हाउस हो बेस प्राइस 12 वाला, मतलब बाकी सारे वेकेंट जो हाउस है, बिकॉज यू हैव सेड देयर इज ओनली वन हाउस विद पार्किंग स्पेस, विच मींस रिमेनिंग जो वेकेंट हाउसेज हैं उनकी बेस प्राइस 10 लेना है। और सेकंड कि ये मिनिमम प्राइस 15 होना चाहिए, इससे कम किसी की प्राइस नहीं होना चाहिए। तो एक बार क्विकली देखते हैं। फॉर एग्जांपल F1 की अगर मैं यहां प्राइस निकालूंगा, F1 तो ऑक्यूपाइड है, D1 की प्राइस अगर मैं निकालूंगा तो बस चेक कर लेना है कि 15 से ज्यादा आ सकती है क्या। सो यू विल से रोड इसके पास एक एडजेसेंट है, रोड के कारण 5 लाख की प्राइस बढ़ गई, बेस प्राइस 10 है, 10 और 5 15 हो गया, और नेबरहुड काउंट भी 1 है, तो 18 पॉसिबल प्राइस आ जाएगी। तो ये तो नहीं हो रहा, ये पॉसिबल है। मतलब लेट्स लुक एट दिस वेकेंट हाउस F1। F1 को अगर हम बिल्ड करें तो वी कैन से F1 की बेस प्राइस 10, इसके पास कोई रोड एडजेसेंट है क्या? नहीं। इसके पास एक नेबरहुड का काउंट 1 है, तो 10 + 3 कह रहा है सिर्फ 13 लाख रुपए प्राइस हो रही है इसकी, बिकॉज इसके पास एक नेबर है जो ऑक्यूपाइड है, रोड एक भी एडजेसेंट नहीं है, और बिकॉज ओनली एक ही हाउस है जिसका 12 ले सकते हैं, तो देयरफॉर 10 और 3 इज अ पॉसिबल प्राइस विच इज लेसर देन द मिनिमम प्राइस। सो मिनिमम कोटेड प्राइस सिर्फ कॉलम ई वाले घर की थी, जो कि इस केस में आ रही है किसी और की, तो दिस केस इज रिजेक्टेड। सो विल ओनली हैव दिस सिनेरियो। वी स्टिल हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट F2। F2 के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता है, हो सकता है कि ये वेकेंट हो सकता है ऑक्यूपाइड हो। सो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। विद दिस मच इंफॉर्मेशन लेट्स मूव टू सॉल्विंग क्वेश्चंस। बड़ी कन्वीनियंटली अब क्वेश्चंस हो जाएंगे। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। जहां भी आपको V एरो दिख रहा है दैट मींस दैट हाउस इज वेकेंट, जहां O दिख रहा है दैट मींस दैट हाउस इज ऑक्यूपाइड। अब हाउ मेनी हाउसेज आर वेकेंट इन ब्लॉक X? कितने हाउसेज वेकेंट है ब्लॉक X में? तो 1 2 3, क्लियरली योर आंसर विल बी 3। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज आर डेफिनेटली ऑक्यूपाइड? D2 क्या डेफिनेटली ऑक्यूपाइड है? यस, D2 ऑक्यूपाइड है। व्हाट अबाउट A1? नहीं, वेकेंट है। B1 is occupied, so this is also a possible answer. F2 we don't know, may be occupied, may not be occupied, but this is that question जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था और सबको प्रो रेटा बेसिस पे मार्क्स मिल गए थे, डिपेंडिंग ऑन वट एवर यू हैव स्कोर्ड इन द रिमेनिंग ऑफ द पेपर। तो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, नहीं करा, डजंट मैटर, आपके बचे हुए पेपर में आपका क्या स्कोर है उसके प्रो रेटा बेसिस पे यू गेट द मार्क्स। सो प्लीज रिमेंबर द लर्निंग फ्रॉम दिस सेट। सो वी आर डन विद दिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ वेकेंट हाउसेज इन रो 2? वेकेंट हाउसेज एक तो ये है 2, और ये तीसरा वेकेंट भी हो सकता है, ऑक्यूपाइड भी हो सकता है, तो मिनिमम 2 है या 3, तो either 2 or 3, correct answer will be choice B. What is the maximum possible quoted price for a vacant house in column E? Vacant house in column E, इसकी क्या प्राइस हो सकती है? इस वाले की तो हमें पता है 15, we know for sure that this house was with parking, 15 लाख की मिनिमम प्राइस थी। अब E में इसकी
प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैसे इसके पास बेस प्राइस 10 की लेनी पड़ेगी बिकॉज पार्किंग नहीं है, पार्किंग के लिए एक के पास ही। नेबरहुड का काउंट जो है वो एक का है, एक ऑक्यूपाइड नेबर है, दूसरा भी हो सकता है। और रोड एडजेसेंसी का फैक्टर एक है, रोड एडजेसेंसी के लिए यू विल गेट अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 5 लाख। तो एक रोड एडजेसेंट है तो 5 लाख कीमत यहां बढ़ गई। और नेबर्स अगर मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम पॉसिबल करना है, तो मैं F2 को भी ले लूं कि F2 ऑक्यूपाइड है। तो दो नेबर्स ऑक्यूपाइड है, एक ऑक्यूपाइड नेबर के लिए 3 लाख कीमत बढ़ जाती है, तो दो ऑक्यूपाइड नेबर्स के लिए 3 इंटू 2 का प्राइस बढ़ जाएगा। तो 10 और 5 15 और 6 21। तो आप थीटा बेस्ड क्वेश्चन में 21 अपना आंसर इनपुट कर दोगे। लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट। व्हिच हाउस इन ब्लॉक Y हैज पार्किंग स्पेस? तो अकेला E1 है जिसके पास पार्किंग स्पेस है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चॉइस D, E1. That's it. A very interesting and a different category of set. I would rate this set as difficult. That's my personal opinion. You might feel otherwise. एग्जाम में ये पहले 2-3 सेट्स में पिक करने लायक नहीं था. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.